हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल होम एजुकेटर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? क्रैश कोर्स में मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो आपकी अच्छी सी हो रही है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 में विद इन 1 आवर, यानी कंप्लीट 2 घंटे में ये पूरा चैप्टर भी फिनिश होने वाला है। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। कॉपी कलम निकालिए, नोट्स बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनर्जी कंसीडरेशन से। कहां से? एनर्जी कंसीडरेशन। इसमें बेसिकली क्या है, जो अपना करंट प्रोड्यूस होता है उसके कारण मैग्नेटिक फोर्स क्या अप्लाई हुआ, ये सब चीजों के बारे में हम लोग को थोड़ा सा आइडिया लेना है। एंड हम लोग को ये भी एक फॉर्मूला डिराइव करना है, एक फॉर्मूला समझना है कि कितना चार्जेस फ्लो कर गया है उस सर्किट से। हम लोग एक सर्किट बनाते हैं ताकि उस बात को हम लोग आराम से समझ सकें कि सपोज वी हैव अ सर्किट लाइक दिस। एक ये आप देख ही रहे हैं कि एक ऐसा रिंग है, रिंग नहीं है, मतलब एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में अपने पास एक कॉइल है जिसका 3 साइड तो है बट चौथा साइड नहीं है। चौथे साइड पे हमने एक रॉड लगा दिया। हमने क्या लगा दिया है? रॉड। अब इसका आप कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे ए बी सी डी। मान लीजिए ऐसा है, अपने पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल था बट उसका एक पार्ट नहीं था, एक साइड नहीं था। उस एक साइड में हमने एक रॉड लगाया है ए बी, ताकि अब ये कॉइल कंप्लीट हो सके। एंड इस कॉइल में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है क्रॉस। क्या अप्लाई किया गया है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है क्रॉस। तो हमने बोला ठीक है, चलो मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर ही दिया जाए क्रॉस क्रॉस। ठीक है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अप्लाई कर दिया। अब अगर इस कॉइल में हमने इस रॉड को मूव कराया विथ सम स्पीड v, तो होगा क्या? इस कॉइल से पास करने वाला फ्लक्स चेंज कर जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ दिस लूप इंक्रीज कर जाएगा। तो इसके कारण इसमें एक फ्लक्स भी इंक्रीज कर जाएगा एंड दैट्स व्हाई एक करंट इसमें प्रोड्यूस हो सकता है। तो पहले हम लोग को उस करंट का फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है? करंट का फॉर्मूला निकालना है। अब आप ऐसे समझ लो, मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस वाले लेक्चर में पार्ट 1 में एक बात किया था कि एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर कट करे तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है एंड द फॉर्मूला ऑफ दैट ईएमएफ, ईएमएफ कौन वाला है? मोशनल ईएमएफ। मैंने आपको बताया था उसमें मोशनल ईएमएफ के नाम से। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए फर्स्ट पार्ट को। तो मोशनल ईएमएफ में ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? BLV। बी मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले का, और L जो है लेंथ ऑफ दिस रॉड। तो इस रॉड का लेंथ आप मान लीजिए L है, एंड V तो स्पीड हम बना ही रखे। अच्छा, B वहां लिखा हुआ नहीं, वो ABCD का था। खैर, तो BLV, ये हमारा ईएमएफ आ गया। बट हमारा फोकस है क्या निकालने पे? करंट निकालने पे। हमारा फोकस है करंट निकालने पे कि आखिर इस वाले कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो कितना प्रोड्यूस हुआ। तो I हम लोग निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? करंट प्रोड्यूस्ड इन द लूप। करंट प्रोड्यूस्ड इन द लूप। एंड वी अज्यूम दैट द लेंथ द रॉड AB हैज अ रेजिस्टेंस स्मॉल r या कैपिटल R, आप जो मानना चाहो, है ना। हम ऐसा लिख देते हैं, रेजिस्टेंस यही डायग्राम में ही लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस जो इसके पास है वो कैपिटल R है। वी अज्यूम that the rod AB has a resistance capital R and current हमारा निकालने का पर्पस है। तो करंट जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? EMF अपॉन रेजिस्टेंस। एंड EMF कौन सा? मोशनल EMF BLV, यानी करंट का फॉर्मूला आ गया BLV एंड डिवाइडेड बाई R। ये हमारा हो गया करंट। ये हमारा क्या हो गया? करंट। यानी हम लोगों ने क्या पहले तो समझा कि अगर कोई रॉड या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें एक साइड रॉड जो है AB, उसको अगर हमने मोशन दिया, हमने उसको क्या दिया? स्पीड दिया, तो उसमें फ्लक्स चेंज होगा एंड उस फ्लक्स चेंज के कारण उसमें करंट आएगा। करंट निकालने के लिए हमने क्या किया? इस रॉड के अंदर जो मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उस मोशनल ईएमएफ का फार्मूला लिखा हमने BLV एंड करंट लिख दिया EMF बाई R, यानी BLV बाई R। एंड हमारा फार्मूला तैयार हो चुका है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और फार्मूला यहाँ पे हम लोग डिराइव करते हैं। जैसे अगर इस करंट का आप डायरेक्शन सोचिएगा इस कॉइल में, ABCD कॉइल में है, कि आखिर करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है या क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, आप ऐसा जानना चाहेंगे तो
आप ये ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मोशनल ईएमएफ में पॉजिटिव टर्मिनल किधर होता है, तो उसके लिए मैंने आपको रूल बताया था वी क्रॉस बी। क्या बताया था? वी क्रॉस बी, यानी वी आगे की तरफ, बी अंदर की तरफ। पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर साइड बनेगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, नेगेटिव टर्मिनल नीचे, यानी करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। एंड हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में एक बात पढ़ा था, करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक फोर्स लगता है एंड द फार्मूला ऑफ दैट फोर्स इज ILB, यानी इस रॉड AB पे भी फोर्स लगेगा क्योंकि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में भी प्लेस्ड है। इट मींस द रॉड AB एक्सपीरियंसेस सम फोर्स एंड एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स बोलना इज बेटर। पहले आइडिया क्लियर है? हमने क्या बोला? हमने ये बात बोला दैट हम लोगों ने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में एक बात पढ़ा था दैट एनी करंट कैरिंग वायर experiences magnetic force when placed in magnetic field and the formula of magnetic force जो हमने वहां पे आपको बताया था that is ILB। I है current, L है length of this wire and B is magnetic field in the wire, sorry magnetic field around the wire, कि आखिर वहां पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब ये रॉड AB भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या है हम लोग उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। किया जाए कैलकुलेट? ये हो गया नोट, चलो इसको नोट कर लो, हम लोग वो फोर्स कैलकुलेट कर देखते हैं कि आखिर क्या हमारे रॉड AB पे फोर्स आ रहा है। तो हम लोग पहले इस बात को नोट करते हैं दैट ए वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, ए वायर इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स, wire in magnetic field experiences magnetic force when placed in magnetic field, when placed in magnetic field, magnetic field। तो हमने बोला कि ये जो फोर्स लग रहा है या फोर्स हम लोग F निकालना चाहते हैं किस पे? AB वाले वायर पे, फोर्स ऑन वायर AB। तो फॉर्मूला वहां पे हम लिख ही चुके हैं, आपको ILB लिखना होता है। क्या लिखना होता है? ILB। बट I, अच्छा मिटा दिया हम, अभी तुरंत हमने निकाला था। I का फॉर्मूला क्या था? EMF बाई रेजिस्टेंस, यानी BLV बाई R था। क्या था? करंट के जगह पे BLV बाई R, ये तो करंट की जगह आया। लेंथ अपनी जगह ठीक और मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी जगह ठीक, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है दैट इज B² L² V अपॉन R, B² L² V अपॉन R। ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना होगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा है, एंड अगर इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेक करना है तो उसके लिए हम लोग को करना क्या होता है? L क्रॉस B। क्या करना होता है? L क्रॉस B के हेल्प से हम लोग इस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू डायरेक्शन निकालते हैं। एंड L इज व्हाट? लेंथ वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी अगर करंट ऊपर जा रहा है तो इस AB का लेंथ हम ऊपर इमेजिन करेंगे, यानी L ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स आ रहा है राइट साइड, फोर्स आ रहा है मतलब इधर से, सॉरी लेफ्ट साइड, L क्रॉस B फोर्स आ रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, ये आ रहा है मेरा मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू। यानी इस फोर्स के कारण स्पीड घटेगा, क्या होगा? स्पीड घटेगा एंड हो सकता है कुछ देर बाद जाके वो रॉड रुक भी जाए, और अगर हमने अपना फोर्स कुछ लगा रखा होगा तो वो चलता रह सकता है। पहले आइडिया क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या बोला कि अगर इस रॉड को हम स्लाइड कराएं तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण एक करंट प्रोड्यूस होगा एंड द करंट का फार्मूला इज मोशनल ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ बाय आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। फिर हमने ये भी बोला, एक बात समझा जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो उस पर एक फोर्स लगता है एंड द फार्मूला इज फोर्स इज ILB। तो हमने बोला इस रॉड AB पे भी फोर्स लगेगा एंड द फोर्स का फार्मूला इज अगेन ILB, सेम ही फार्मूला, ऐसा नहीं चैप्टर चेंज एंड फार्मूला चेंज, नहीं, चैप्टर चेंज बट फार्मूला सेम है ना। अगर चेंज कर देंगे तो फिर बात ही खत्म, तो फिर नए नए कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, है ना। फिजिक्स भी केमिस्ट्री के जैसा हो जाएगा जहां सिर्फ एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन, वैसा नहीं है। चैप्टर चेंज बट फार्मूला इज सेम। तो फोर्स का फार्मूला ILB यहां पे भी है, I आपका BLV बाई R, जो करंट अभी हम लोगों ने लिखा, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड गुना कर दिया जाए। क्लियर आइडिया? अब एक और फार्मूला यहाँ पे हम लोग को समझना है कि अगर किसी भी ये अपना मैकेनिक्स है, मतलब क्या बोलते हैं, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, पावर निकालने का फार्मूला।
पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम वगैरह वगैरह जो भी। तो वहां पे फॉर्मूला और होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी कि फोर्स और वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वहां पे पावर जनरेटेड का भी फॉर्मूला आ सकता है। तो हम लोग थोड़ा उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मिटाएं इसको, क्या नोट हो गया? चलो मिटाते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं इस रॉड AB में क्या पावर डेवलप हुआ, यानी पावर डेवलप्ड इन द रॉड, पावर डेवलप्ड इन द रॉड, इन द रॉड, यानी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। जब फोर्स भी मिटा दिया हम। खैर क्या आया था, अगर याद हो शायद आपको, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, एंड वी एक बगल में पहले से है, यानी फॉर्मूला आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। ये हो गया अपना पावर का फॉर्मूला, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, यानी तीन तीन फॉर्मूला आया है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पहले करंट का फॉर्मूला आया था बी एल वी, सॉरी करंट का फॉर्मूला आया था ईएमएफ बाई आर, एंड ईएमएफ था क्या, बी एल वी बाई आर। फिर हम लोगों ने बोला नहीं फोर्स भी है अपने पास, एंड उस फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था अपने पास कि आई एल बी, एंड आई इसमें एल और बी मल्टीप्लाई किए थे तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर वी बाई आर, एंड ये रहा अपना पावर का थर्ड रिजल्ट, जिसमें तीनों पे ही पावर है। करंट में किसी पे भी पावर नहीं है, पावर सॉरी हाँ किसी पे ही पावर 2 नहीं है, पावर में सब पे पावर 2 है, सब पावरफुल हो चुके हैं। एंड फोर्स में बस 2 पे पावर है, 1 पे पावर नहीं है, वेलोसिटी पावर नहीं है। नीचे सब में रेजिस्टेंस डिवाइडेड है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़े क्या? एक और रिजल्ट हम लोग को समझना है कि जब इसमें करंट फ्लो किया, इट मींस कि चार्जेस भी फ्लो किया, तो कितना चार्ज फ्लो कर गया इस सर्किट से हमको ये भी कैलकुलेट करना है। इसको नोट कर लो, आगे बढ़े। चलो देखते हैं चार्ज कितना कैलकुलेट करते हैं। हम लोग को ये समझना है अब कि कितना चार्ज फ्लो कर गया, यानी चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट, चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट, कि आखिर सर्किट से कितना चार्ज फ्लो कर गया। तो हमने बोला इसको निकालने के लिए हम लोग ईएमएफ का सहारा लेते हैं। ईएमएफ जो भी इस रॉड में जनरेट हुआ, या कभी भी अगर फ्लक्स चेंज होने के कारण जो ईएमएफ जनरेट होता है वो कितना होता है, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। माइनस भी होता है, चलो हम लगा ही देते हैं, बाकी माइनस तो बेसिकली डायरेक्शन को बताता है। एंड ईएमएफ बराबर क्या होता है, आई आर। ईएमएफ बराबर क्या होता है, आई आर। तो आई इंटू आर इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। एंड आई को हम लोग लिख सकते हैं, अपने करंट चैप्टर में हमने आपको बताया था, आई इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉरी स्पीड चार्ज बाई टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी आई बराबर हमने आपको फॉर्मूला बताया था या तो करंट बाई टाइम या डी क्यू बाई डी टी। तो हम लोग डी क्यू बाई डी टी अगर यूज करें तो हमको मिलेगा डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। आप ऐसे समझ लो डी टी से डी टी कैंसल आउट हो गया, तो जो मेरा चार्ज का फ्लो आ रहा है डी क्यू, दैट इज डी फाई बाई आर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस ही मेरा क्या है, चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट। क्या है, चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट। अगर हमको चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट निकालना है, देन वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट। पहले कैलकुलेशन आपको समझ में आया कैसे मैंने किया। EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, ये कौन बताएं हम लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी इस चैप्टर के लिए, फराडे लॉ। फराडे ने ये बात हम लोगों को बताया, EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, एंड EMF इज इक्वल टू आई आर, ये कौन बताया था, ओम्स नाम का साइंटिस्ट, ओम्स लॉ। आई आर इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस को अगर हम लोग चलो लगा ही देते हैं, बट माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आपने करंट के जगह यूज किया डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल आउट होके डी क्यू का फॉर्मूला आ रहा है माइनस डी फाई बाई आर। कोई कंफ्यूजन? चारों फॉर्मूलाज आपको समझ गए हैं। करंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, हम लोगों ने फोर्स कैलकुलेट किया, हम लोगों ने पावर कैलकुलेट किया, एंड हम लोगों ने चार्ज कितना फ्लो किया सर्किट से ये भी कैलकुलेट किया। चार फॉर्मूलाज हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन आपके पास जो है बहुत ही आसान सा सिमिलर सा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। आपके पास क्या वही ऐसा एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एक साइड मिसिंग है, ठीक है। अब इस एक साइड को हमने यहाँ पे बना दिया मान लीजिए, और इस साइड को हम लोग इधर की तरफ मूव करा रहे हैं v स्पीड से। किस स्पीड से? v स्पीड से। वैल्यूज पे हम लोग बात नहीं करते, अगर
एंड यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट डॉट है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डॉट डॉट है, पूरे में नहीं है, बस इतनी दूर तक है जितना दूर तक हम बना रहे हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाते हैं, जल्दी जल्दी बन जा रे बन जा रे बन जा रे, जल्दी जल्दी बन जा रे बन जा रे, टाइम बच जा रे। हाँ चलिए यहां पे मान लेते हैं इस वर्टिकल पोजीशन पे x बराबर 0 है एंड इस वर्टिकल पोजीशन पे x का वैल्यू स्मॉल b के बराबर है एंड इस वर्टिकल पोजीशन पे x का वैल्यू 2 टाइम्स b के बराबर है, ठीक है। एंड इस रॉड को क्या किया जाता है, 0 से लेके बढ़ाया जाता है 2b तक और फिर 2b से वापस 0 तक। इस कंप्लीट प्रोसेस में हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि इस रॉड में क्या ईएमएफ जनरेट हुआ, क्या इस पे फोर्स लग रहा है, क्या इसमें पावर आ रहा है, एवरीथिंग क्या क्या करना है। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, इफ दिस रॉड नहीं बल्कि रॉड ए बी लिख लेते हैं इसको। इफ द रॉड ए बी इज मूव्ड फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 2b, 0 से लेके कहां तक 2 टाइम्स b तक, देन फाइंड हम लोगों को करना है पहला नंबर इसमें क्या फ्लक्स जनरेट हो रहा है, फ्लक्स। सेकेंड नंबर क्या ईएमएफ जनरेट हो रहा है। नंबर थर्ड क्या फोर्स लग रहा है। नंबर 4 क्या पावर आ रहा है, ठीक है। ये सब चीज हम लोग कैलकुलेट करना है। और रॉड ए बी का जो रेजिस्टेंस है ये छोटा आर है, ये हम लोग डायग्राम में दिखा लेते हैं, छोटा आर नहीं बड़ा आर ही लिख लेते हैं। चलिए बड़ा आर क्या है, रेजिस्टेंस है, कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए आप ही लोग कर लीजिए, करिए जल्दी ट्राई करिए, जल्दी ट्राई करिए। 4 चीज कैलकुलेट करना है 1 बाय 1, 4 मिनट 5 मिनट का समय ले लीजिए, जल्दी से ट्राई करिए। स्क्रीन को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए जल्दी। कर लिया क्या, ट्राई कर लिया। चलो देखते हैं हम लोग फिर तब थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग फ्लक्स के ऊपर बात करते हैं। नंबर फर्स्ट इस पे बात करना है हमको, फ्लक्स पे बात करना है। फिर हम लोग नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 सब पे आ जाएंगे धीरे धीरे। तो नंबर 1 फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई है, अच्छा ये हम नहीं दिए थे, चलिए बी मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को भी। मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या मान लेते हैं, बी। तो फ्लक्स को हम लोग लिखे फाई से, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया हमको करना है, डॉट प्रोडक्ट उसका, या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का ही मैग्नीट्यूड पे फोकस किया जाए। एंगल 0 ही डिग्री बन रहा है क्योंकि इस कॉइल का एरिया भी ऊपर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ आप जो मान लो, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, तो एंगल आपका 0 या 180 आप जो बोले। और हम लोग को वैल्यूज पे बात करना है तो हम लोग 0 डिग्री या 180 डिग्री से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस या माइनस का ही एक अंतर आने वाला है, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने बोला चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि मैग्नीट्यूड पे बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड एरिया का मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो खैर है बी, एंड एरिया का मैग्नीट्यूड, एरिया चूंकि देखिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इंक्रीज करता जाएगा, एरिया जैसे जैसे ये रॉड आगे बढ़ेगा तो इंक्रीज करता जाएगा। तो हमने मान लिया अभी फिलहाल कि ये रॉड कितना दूरी पे है, x दूरी पे है, एंड इस रॉड का जो लेंथ है वो तो पुराना ही चला आ रहा है l, पिछले एक्सप्रेशन में भी हम लोगों ने किया था। तो एरिया ऐसा क्या लिखेंगे, L इंटू एक्स, बी L इंटू एक्स एरिया, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इज द एरिया ऑफ दिस लूप। तो ये मेरा फ्लक्स है, ठीक है। एंड अगर ये मेरा रॉड बी पे पहुंच गया, अगर ये रॉड मेरा कहां पहुंच गया, बी पे, तो मेरा फ्लक्स कितना हो जाएगा, L इंटू ये पूरा एरिया बी, है ना। ये कब है, जब मेरा x का वैल्यू b से छोटा है, b से जब छोटा है तब हम किसी x पे होंगे, लेकिन अगर हम x का वैल्यू b पे पहुंच गया तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी एल इंटू स्मॉल एल। अब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए मेरा रॉड अगर यहां कहीं पे आ चुका है, b से लेके कहां तक, 2b वाले रीजन में, b से कहां के रीजन में, 2b वाले रीजन में, तो भी हम फ्लक्स का वैल्यू b कैपिटल L इंटू स्मॉल एल ही लिखेंगे, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होने वाला है। ये भी फ्लक्स ही है, ये भी फ्लक्स ही है, क्योंकि जब आप इससे आगे बढ़ेंगे, एरिया आपका नो डाउट बढ़ रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड तो x बराबर b तक ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जितने दूर तक है, एरिया भी हमको उतने ही दूर तक का लेना पड़ेगा। पहले बात समझ में आया क्यों हमने इसमें एरिया को बढ़ाया नहीं, क्योंकि
मैग्नेटिक फील्ड इज लिमिटेड अप टू x इज इक्वल टू बी, सो वी कांट टेक एरिया मोर देन बी। ठीक है, अगर जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है हमको एरिया वहीं तक लेना है, या दोनों में से कोई भी एक चीज अगर लिमिटेड हो दूसरा अनलिमिटेड हो तो हम वहां नहीं एक्सटेंड कर सकते। हम दोनों का जो मिनिमम वैल्यू होगा उस पर बात करें। अगर एरिया मेरा सपोज बी तक ही होता और मैग्नेटिक फील्ड पूरे में होता तो क्या हम पूरा ले लेते? थोड़ी ना, हम बोलते नहीं भाई एरिया मेरा बी तक ही आ सकता है तो बी तक ही लेंगे। सिमिलरली अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड बी तक ही है अवेलेबल तो हम एरिया को ज्यादा नहीं ले सकते। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या बात है, दैट मेरा मैग्नेटिक फील्ड x बराबर बी तक ही है, इसका मतलब है कि हम एरिया मैक्सिमम लेंगे अगर तो x बराबर बी तक ही लेंगे, भले रॉड मेरा कहीं भी चला जाए दुनिया में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बट हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे वो इतनी दूर तक का ले पाएंगे। इसका मतलब एरिया भी हम इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब है कि जब ये रॉड इस वाले x बराबर बी वाले पोर्शन को एक्सटेंड करके आगे बढ़ रहा होगा तो मेरा फ्लक्स में कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाला। यहां से यहां तक ये इंक्रीज कर रहा है एंड उसके बाद फिर ये कांस्टेंट हो जा रहा है। एंड अगर आप पावर भी देखिएगा तो फ्लक्स का पावर है 1 एंड x का पावर भी 1 है। इसका मतलब दोनों के साथ लीनियर रिलेशनशिप है, तो मेरा ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा एंड उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने बोला कि ठीक है, ग्राफ भी अगर हम लोग बना देते हैं, इधर इधर मेरा है x, इधर है मेरा फाई, तो हमने पहले इसको एक्सटेंड किया स्ट्रेट लाइन अप टू कहां तक? b तक। b से जब तक हम 2b ना पहुंच जाएं ये मेरा फ्लक्स बढ़ नहीं सकता, मतलब सेम ही रहेगा। अच्छा, वापस भी लाना था हमको, तो वापस लाएंगे कब तक? जब तक हम b तक ना लेके आ जाए, तब भी वो चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि अगेन एरिया घट रहा है, बट एरिया तो हमको यहीं तक का लेना होता है, घट थोड़ी रहा है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया मौजूद है वो डिक्रीज ही नहीं कर रहा है, इसलिए हमने उसको कोई चेंजिंग नहीं। अब फिर उसके बाद फिर घटेगा, क्योंकि उसके बाद आप जब इस रॉड को इधर की तरफ लेके आ रहे होंगे पीछे की तरफ, तो उसका मतलब क्या है कि एरिया कम हो रहा है तो फ्लक्स भी कम होगा। एंड जब कंप्लीटली एरिया यहां पहुंच चुका होगा रॉड, एरिया 0 मींस फ्लक्स भी 0, तो इस टाइप का ग्राफ आपका बनेगा। क्लियर है ग्राफ आपको? दोनों पे पावर था 1, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया। पैराबोला भी बना सकते थे, कुछ भी बना सकते थे, बट स्ट्रेट लाइन की कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग स्ट्रेट लाइन ओवर हियर। एंड उसके बाद x बराबर b से 2b तक फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं है, तो हमने इसके वैल्यू को कांस्टेंट ही कर दिया। एंड ये जो वैल्यू है जहां पे इसका पीक जाके अगर मैच करेगा, आप अगर उसको मिलाना चाहें तो इसका वैल्यू आप लिखिएगा, यहां पे हम लिख देते हैं BL स्मॉल b, BL स्मॉल b। क्लियर है फ्लक्स का कैलकुलेशन? आगे बढ़ते हैं, EMF पे आते हैं। मिटा दे इसको। सेकेंड करते हैं EMF। कौन सा? EMF। कौन सा? EMF। मजा आता है इसमें। तो EMF कैसे कैलकुलेट होगा? EMF कैलकुलेट करने का तरीका हम लोगों को सिखाया फैराडे लॉ ने। फैराडे ने बताया EMF कैलकुलेट करना है तो फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी माइनस d∅/dt इज नथिंग बट द EMF। तो हमने बोला अगर ऐसी बात है तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। EMF का फॉर्मूला है माइनस BLX/dt, क्योंकि फ्लक्स मेरा BLX आया था कब तक? जब x का वैल्यू b से छोटा था। जब x का वैल्यू b से छोटा था तब तक ऐसा था। तो हमने बोला b और l यानी लेंथ, कैपिटल L है सॉरी, तो b एंड लेंथ ऑफ दिस रॉड इज कांस्टेंट, तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा। एंड dx/dt इज नथिंग बट वेलोसिटी, तो EMF का फॉर्मूला आ रहा है माइनस BLV। लेकिन ये कब तक? जब x का वैल्यू b से छोटा है। जब b के बाद हम आते हैं यानी इस वाले पोर्शन में, तो मेरा जो फ्लक्स है वो हो जाता है कांस्टेंट। तो इसका मतलब वहां पे अगर हमने डिफरेंशिएट किया, BLV को डिफरेंशिएट कर दिया अगर, तो हमारा जो आंसर आएगा EMF का वो होगा 0। कब? जब मेरा x का वैल्यू b से लेके 2b के बीच में हो, मेरा EMF क्या हो जाएगा? 0। एंड अदरवाइज EMF क्या होगा? माइनस टाइम्स BLV, माइनस टाइम्स BLV। क्लियर है ना? अगर इसका भी हम लोग ग्राफ बनाए, क्या बनाए? ग्राफ EMF का x के साथ में, तो इधर मेरा होगा x, इधर मेरा होगा EMF, इधर होगा x और इधर होगा EMF। तो अगेन अगर आप देखिए तो EMF पे और x पे जो पावर बन रहा है ये दोनों पे 1 बन रहा है। दोनों पे पावर कैसा बन रहा है? 1। इसका मतलब इन दोनों के बाद बीच में भी ग्राफ जो हम बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, बट ये निगेटिव साइन बता रहा है
कि हमको ग्राफ नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा, हमको ग्राफ की तरफ बनाना पड़ेगा, नीचे की तरफ तो हमने बना दिया नीचे की तरफ, फिर उसके बाद तो जीरो ही हो जाना है। x बराबर यहां कहां पहुंच गए b पे, b से लेकर 2b तक मेरा ईएमएफ है 0, तो यहां पे मान लीजिए 2b आ गया, कोई ग्राफ में चेंजिंग नहीं। अब वापस आने की बारी, 2b से b तक भी आएंगे तब भी मेरा फ्लक्स होगा कांस्टेंट, तो ईएमएफ अगेन होगा 0, बट इससे जब इधर आएंगे तो फिर मेरा वैल्यू आएगा एंड वैल्यू वही होगा जो x बराबर b से छोटे पे है, यानी BLV, बट यहाँ रिटर्न आ रहे हैं तो स्पीड निगेटिव होने के कारण इस माइनस के साथ मिलकर वो पॉजिटिव हो गया, यानी x बराबर b से जब हम 0 की तरफ बढ़ेंगे तो मेरा जो वैल्यू है वो ऐसा आएगा, कैसा आएगा, ऐसा, मतलब किसी वैल्यू से स्टार्ट होकर फाइनली क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फ्लक्स फाइनली हो जाता है 0। तो इसको अगर हम लोग ये बोलें, इसको अगर इसके हम पीक पे मिलाएं तो ये वैल्यू क्या है, BLV के बराबर, मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर है, BLV के बराबर, एंड यहां पे भी जो निगेटिव वाला जो वैल्यू है ये भी BLV के ही बराबर है। बीच में मेरा B से लेके अगेन B तक ही, ये भी B ही लिखा हुआ है, कट नहीं है, ये भी क्या है B, वो भी क्या है 0, या जाने टाइम एंड आने टाइम, B से 2B तक जाने टाइम एंड B से 2B तक आने टाइम मेरा फ्लक्स है कांस्टेंट, इसका मतलब ईएमएफ होगा 0। तो B से 2B, B से जाने टाइम भी और आने टाइम भी हमने कोई भी ग्राफ नहीं बनाया। उसके बाद इधर आने टाइम हमको ईएमएफ मिलेगा क्योंकि फ्लक्स चेंज कर रहा है, एंड अगेन फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन ही आएगा, बट उसको हम प्लस क्यों बनाए, क्योंकि अभी मेरा V उधर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, तो जब ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा तो वेलोसिटी होगा नेगेटिव, एंड यहाँ पे V की जगह पे जब माइनस में हम डालेंगे तो आंसर मेरा ईएमएफ का क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्लस हो जाएगा, हमको प्लस में बनाना पड़ेगा ग्राफ। बात क्लियर है? नंबर 2 हो गया। नंबर 3 फोर्स पे आया जाए, चलो फोर्स पे बात करते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप भी समझिए। मिटाए क्या, चलो मिटाते हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं हम लोग, एंड नंबर 3 इज पावर, नंबर 3 इज सॉरी फोर्स, पावर तो नंबर 4 में है। तो फोर्स का फॉर्मूला अपने पास क्या था, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई आर, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई आर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो B ही है, L भी L ही है, V भी V ही है, एंड R जो है वो भी R ही है, तो कांस्टेंट आ रहा है। ये जो फोर्स है ये मेरा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने उस हिसाब से इसका वैल्यू को कांस्टेंट बनाना होगा जाने टाइम और आने टाइम में। अच्छा, जब मेरा रॉड x बराबर b से 2b तक, ये मेरा फोर्स होगा कब, जब x का वैल्यू b से छोटा है, क्योंकि फोर्स तब लगेगा ना जब करंट हो, क्योंकि इसमें करंट x बराबर b से 2b तक गायब है। नहीं समझ पाया, देखो x बराबर b के बाद 2b तक आने टाइम मेरे फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, फ्लक्स हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, 0। और अगर डिफरेंशिएशन 0 मतलब ईएमएफ 0, तो वायर में कोई करंट ही नहीं पास किया, तो इसमें कोई रॉड में फोर्स भी नहीं लगेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट, जब x बराबर b के हम बाहर चले जाते हैं तो फ्लक्स हो जाता है कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट का मतलब ईएमएफ 0, ईएमएफ 0, क्योंकि ईएमएफ तब प्रोड्यूस होता है जब फ्लक्स में कोई चेंजिंग हो, कांस्टेंट में क्यों जनरेट होगा। तो मेरा ईएमएफ होगा 0, एंड अगर ईएमएफ 0 होगा तो इसमें कोई करंट ही नहीं पास करेगा, करंट नहीं पास करेगा तो मींस फोर्स भी क्या होगा, 0। तो फोर्स का वैल्यू होगा 0 कब, जब x का वैल्यू मेरा b से 2b के बीच में लाई करे, b से कहां लाई करे, 2b के बीच में। क्लियर है ना। एंड उधर जाने टाइम में v पॉजिटिव है। अच्छा, ईएमएफ मेरा नेगेटिव होता तो यहाँ पे -1 लगेगा, है ना, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला में क्या है, ILB, और I मेरा नेगेटिव में आएगा क्योंकि ईएमएफ नेगेटिव में था। तो हम लोग अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाएंगे ऐसा, इधर x, ऊपर में फोर्स, नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा, कब तक जाएगा, b तक, फिर b से 2b तक कुछ भी नहीं, 2b से वापस आने टाइम b में भी कुछ भी नहीं, फिर उसके बाद स्टार्ट होके मेरा हो जाएगा इस टाइप का वैल्यू। क्लियर है आइडिया कैसे हम लोगों ने बनाया इस ग्राफ को। एंड ये जो वैल्यू है ये मेरा क्या है, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई आर, एंड ये भी वही सेम वैल्यू है, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई आर। कोई दिक्कत, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं आपको, क्लियर है फोर्स का वैल्यू कैसे आ रहा है। x बराबर b से कम पे फोर्स लगेगा क्योंकि करंट फ्लो करेगा, बट x बराबर b से 2b तक कोई भी फोर्स ही नहीं लगेगा क्योंकि कोई करंट ही नहीं पास कर रहा है, बिकॉज द फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग। यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलिए इस बात को,
देखिए हमने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया कि ईएमएफ फोर्स जीरो हो जाना है बिकॉज बी से टू बी तक, बिकॉज फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है इसका मतलब ईएमएफ जीरो मतलब करंट जीरो, एंड करंट जीरो मींस फोर्स भी जीरो। क्योंकि फोर्स का फार्मूला हम लोगों ने जो डिराइव किया था वो कैसे डिराइव किया था, आई एल बी से। तो अगर आई ही जीरो तो फोर्स खाएगा भैया। क्लियर है आइडिया। नंबर 4 पे चले, पावर पे। चलो पावर करते मिटा देते हैं इसको। नंबर 4 पे आते हैं, पावर। कौन सा चीज, पावर। ऐसा शक्तिमान में एक बोलता था वो, क्या तो नाम था उसका, बचपन में हम लोग देखते थे, साइंटिस्ट था वो, बहुत ही खतरनाक खतरनाक एक्सपेरिमेंट करके दुश्मन बनाता था शक्तिमान का, है ना। आप लोगों ने शायद देखा हो या नहीं भी देखा हो, खैर पावर उसी तरीके वो बोलता था बराबर पावर। तो पावर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो पावर का फॉर्मूला क्या था, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। एंड उससे जो मेरा आंसर आया था वो आया था बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा पावर एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसमें प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं बनता है, हम लोग सारे वैल्यूज को प्लस ही मानेंगे। क्यों प्लस मान रहे, क्लियर है, बिकॉज पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें कोई भी प्लस माइनस का मतलब ही नहीं बनता, स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक है ना। तो इसलिए प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं बनता है, एंड पावर का ये फॉर्मूला है। बट कुछ टाइम तक फोर्स जीरो था, अभी हम लोग बात किए क्यों जीरो था, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट था, ईएमएफ जीरो था, करंट जीरो था, तो फोर्स भी जीरो था, तो इसका मतलब पावर भी जीरो होगा। कब तक, बी से लेके टू बी तक पावर भी क्या होगा, जीरो, एंड बी से पहले ही पावर मिलेगा हमको। यानी अगर इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता के साथ इसका ग्राफ हम ऐसा बना देंगे, ढिचुक ढिचुक ढिचुक, यहां बी, यहां टू बी, यहां बी। मेरे ढिचुक पे ध्यान ना दें आप, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, ढिचुक ढिचुक करके मेरा ग्राफ कंप्लीट हुआ। पावर करिए, कोई दिक्कत आपको, ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए, फ्लक्स ईएमएफ पावर फोर्स, हमने सारे चीजों को कैलकुलेट किया एक इलस्ट्रेशन में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एडी करंट की तरफ, बढ़ा जाए आगे। एडी करंट पे हम लोग बात करते हैं। एडी करंट क्या होता है, एडी करंट, एडी करंट कौन सा करंट, एडी करंट। देखिए बहुत ही आसान सा ये है, कोई खास बहुत ज्यादा बात नहीं है, इसके एप्लीकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि मैं आपको ये अच्छे से नहीं बताऊंगा, ये भी अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, एंड एप्लीकेशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उस पर पूरा स्ट्रेस देके उसको हम लोग नोट करेंगे एक एक पॉइंट को, और आप समझ के रखिएगा। पहले एडी करंट पर बात करते हैं। एडी करंट होता क्या है, जैसे फैराडे ने हम लोग को ये बात बताया कि अगर किसी कॉइल से पास करने वाला फ्लक्स चेंज करे तो उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है, एंड लेंस ने बताया कि वो जो करंट प्रोड्यूस होता है वो अपोजिंग नेचर का होता है, फ्लक्स वगैरह, ठीक है। एडी करंट क्या है, मान लीजिए दिस इज नॉट अ बोर्ड, दिस इज अ मेटल प्लेट, दिस इज अ मेटल प्लेट, एंड ये एक मैग्नेट है। तो अगर हम मैग्नेट को यहां रखें तो इस मेटल के प्लेट से कुछ फ्लक्स पास कर रहा होगा, लेकिन हम अगर इसको क्लोज लेके आए तो फ्लक्स चेंज करेगा, क्या करेगा, चेंज करेगा, और उस चेंजिंग के कारण इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, उसी करंट को क्या बोलना है, एडी करंट। ये मेटल का प्लेट कहीं भी कनेक्टेड नहीं है सर्किट से, बस ऐसे ही इतना छोटा सा एक प्लेट लगा देना हमको कहीं पे भी, और अगर इससे हमने पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा दिया तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, उसी करंट को क्या बोलना है, एडी करंट। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है दैट दिस मेटल प्लेट इज कनेक्टेड इन अ सर्किट एंड वो क्लोज लूप है तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल ही एक आइसोलेटेड मेटल है, ये बिल्कुल ही एक आइसोलेटेड मेटल है, एंड उस मेटल में, उस मेटल के प्लेट में हमने क्या किया है, करंट पास करने वाला जो करंट है उसको चेंज कराया है, सॉरी उससे पास करने वाला फ्लक्स को चेंज कराया, और उस चेंजिंग के कारण उसमें जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उसी को क्या बोलना है, एडी करंट। हाँ एक एक्स्ट्रा बात है इसमें, ये जो करंट प्रोड्यूस होता है ये सर्कुलर शेप में होता है, कैसा शेप में होता है, सर्कुलर शेप में होता है, एंड उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट। क्लियर है आपको आइडिया, क्या याद रखना है, अगर किसी भी मेटल प्लेट से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो उस मेटल प्लेट में एक सर्कुलर करंट जनरेट हो जाता है, उसी सर्कुलर करंट को क्या बोलते हैं, एडी करंट। नोट किया जाए इस बात को। एंड फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है, या तो मैग्नेट नजदीक ले आइए या मैग्नेट को दूर ले जाइए, या मैग्नेट को वहीं रखिए, मेटल प्लेट को आगे पीछे कर लीजिए, जैसे भी फ्लक्स चेंज करने का जो तरीका आप ले लीजिए। क्लियर है, चलो करते इस बात को, नोट करते हैं। सुन लीजिए, ये मैंने स्टेटमेंट नोट डाउन कर दिया,
नोट कर लो, स्टेटमेंट कर लिया। चलो एक दो इसका इलस्ट्रेशन लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे होता है क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्या है, मेटल प्लेट है। क्या है? एक मेटल प्लेट है। उस मेटल प्लेट को आप क्या कर रहे हैं, दो मैग्नेट्स के बीच में स्विंग करा रहे हैं। मैग्नेट देखिए हम बनाते हैं, थोड़ा सा 3D में बनाने की कोशिश करते हैं, बन गया तो बढ़िया, नहीं बना तो फिर थोड़ा मैनेज किया जाएगा। ठीक है। सॉरी सॉरी बाबा सॉरी, अब नहीं करेंगे चोरी, लेकिन बच्चे ना खेले तो हो जाएंगे। कहां से कहां मिला दिया, नहीं खैर कोई बात नहीं, होता है। मान लीजिए ऐसा दो पोल है, लग रहा है कि आपको 3D में, और इधर हम साउथ पोल लिख लेते हैं। एक नॉर्थ पोल है, वो एक साउथ पोल है। एंड इस दोनों के बीच में आपने क्या किया है, यहां से एक मेटल का प्लेट को आप स्विंग करा रहे हैं, ऐसे स्विंग करा के ऐसे ऐसे आप स्विंग करा रहे हैं। ठीक है, एक साइड नॉर्थ पोल, एक साइड साउथ पोल, बीच में ऐसे ऐसे मेटल प्लेट स्विंग करेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लग रहा हो शायद में भी, थोड़ा सा मैनेजेबल है, चलेगा, है ना। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये स्विंग कर रहा है। तो होता क्या है, जब ये मेटल का प्लेट उधर से इधर की तरफ आएगा, तो जो भी डायरेक्शन ऑफ करंट वो हम सोच लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो इधर से उधर जाने टाइम इसका डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा। पहले हमको क्या बात याद रखना है, इफ द मेटल प्लेट इज स्विंग फ्रॉम लेफ्ट, इधर कौन, राइट मोस्ट पॉइंट टू लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज से एंटी क्लॉकवाइज, देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने टाइम करंट इज क्लॉकवाइज, करंट इज क्लॉकवाइज। ऐसा हम माना है, बट रियलिटी में यही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो हम निकाल सकते। पहले ये पॉइंट आपको याद रहेगा कि एक साइड से आने में जो भी करंट का डायरेक्शन है, अपोजिट साइड जाने में करंट का डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद एक बात आपको और याद रखना है यहाँ पे। अच्छा चलो पहले उसी पे बात कर लेते हैं कि क्यों चेंज हो गया भाई, क्यों चेंज हो गया, इस पे थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जब हम लोग हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल ऐसे ऐसे जा रहा होगा, तो उससे जो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा उसके कारण फ्लक्स बढ़ रहा होगा। जैसे ये अंदर एंटर करेगा, अभी तो बाहर था, दोनों मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर था, तो जैसे जैसे वो एंटर करेगा अंदर की तरफ, इसके अंदर एक फ्लक्स इंक्रीज करेगा इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल के डायरेक्शन की तरफ। तो ये अपना खुद का करंट इस तरीके से जनरेट करेगा कि अपोज कर सके, यानी ये इस टाइप से एक नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाने वाला करंट जनरेट कर रहा है। और जब ये वापस उधर जा रहा होगा तो फिर से अगेन बढ़ रहा होगा फ्लक्स, उसके कारण फिर अपोजिंग नेचर के कारण करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब ये स्विंग करता है पेंडुलम की तरह नॉर्थ साउथ पोल के बीच में, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें रिवर्स होता है जब ये अपने मोशन को अपोजिट डायरेक्शन की तरफ रिपीट करता है। फिर एक बात हम लोग को और ये याद रखना है यहाँ पे कि अगर हम लोगों ने इसमें क्या किया, स्ट्रिप्स बना दिए, छोटा छोटा कट कर दिया, ऐसे ऐसे छोटा छोटा हम लोगों ने अगर कटिंग कर दिया है, तो इसके कारण इसके अंदर जनरेट होने वाला एडी करंट का वैल्यू भी कम होगा। इसके अंदर जनरेट होने वाला एडी करंट का वैल्यू भी कम होगा। क्यों, आप ऐसे सोच सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, करंट इनटू एरिया। अगर नंबर ऑफ टर्न पे ध्यान ना दिया जाए तो एरिया चूंकि हमने कम कर दिया स्ट्रिप्स बना के, इसमें से छोटा छोटा हमने मान लीजिए मेटल का पीस को कट करके निकाल लिया, तो एरिया हमने कम कर दिया बेसिकली, जो जिसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट में आप कम हो गया, तो करंट भी क्या जनरेट होगा, कम जनरेट होगा। क्लियर आइडिया। तो ये दो पॉइंट हम लोगों को याद रखना है, हम नोट कर देते हैं आपके लिए जल्दी से। पॉइंट नंबर 1, तो ये इतना बात आप नोट कर लीजिए इसमें, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्लियर है। अब इसके एप्लीकेशंस पे हम लोग काम करते हैं, एडी करंट के क्या क्या एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट पे हम लोग काम करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए 4 एप्लीकेशन है, चारों हम आपको अच्छे से बताएंगे, चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एप्लीकेशंस हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, एक्चुअली ट्रेन रोकने में भी एडी करंट का यूज है।
ट्रेन रोकने में भी एडी करंट का यूज है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा ट्रेन एडी करंट से रुक रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कुछ ट्रेन है जो एडी करंट के प्रिंसिपल से स्टॉप किया जाता है, बट ओनली दिस एडी करंट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टॉपिंग ऑफ द ट्रेन। और भी बहुत सारे ब्रेक्स भी लगाते हैं, एडी करंट भी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे फेनोमेनन हैं, ठीक है। तो इससे कैसे ट्रेन रुकता है हम लोग उसको समझते हैं पहले। सारे ट्रेन में ये नहीं होता है, कुछ कुछ इलेक्ट्रिक ट्रेन है उसमें ऐसा होता है, मतलब मेट्रो ट्रेन वगैरह में आप ऐसा समझ सकते हो कि मेट्रो ट्रेन में एडी करंट का रोल है। जैसे ट्रेन में क्या करते हैं, ट्रेन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा के रखते हैं। कौन सा मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब टेम्पररी मैग्नेट, नॉट परमानेंट। टेम्पररी मैग्नेट लगा के रखते हैं और जब करंट पास कराएंगे वो मैग्नेट बन जाता है, करंट ऑफ करेंगे मैग्नेट ऑफ हो गया। उस टाइप का एक मैग्नेट है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो हम लोग उसके ट्रेन में लगा के रखते हैं नियर द रेल। रेल कहने का मतलब नियर द ट्रैक ऑफ द रेल, जिसपे मेरा ट्रेन चलता है, वो जो होता है ना पटरी, पटरी जिसको आप बोलते हो, पटरी के पास हम लोग लगा के रखते हैं ट्रेन में। और जब हम लोग को ट्रेन रोकना होता है, हम लोग क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्विच ऑन करते हैं, जिसके कारण अपना पटरी जो है वो तो आयरन का है, आयरन इज अ मैग्नेट, सॉरी आयरन इज अ मेटल, नॉट मैग्नेट, आयरन इज अ मेटल। तो उस मेटल के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होता है जो उस ट्रेन के मोशन को अपोज करता है एंड फाइनली ट्रेन रुकता भी है। कैसे होता है, हम लोग ट्रेन के अंदर, इलेक्ट्रिक ट्रेन के अंदर मैग्नेट लगा के रखते हैं, नॉट परमानेंट टेम्पररी मैग्नेट, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग लगा के रखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में जैसे ही हमने करंट का स्विच को ऑन किया, तो उस करंट के इस मैग्नेट के कारण रेल्स, जो कि आयरन का बना होता है, आयरन इज अ मेटल, उस मेटल के अंदर एडी करंट जनरेटेड होता है जो उस ट्रेन के मोशन को अपोज करता है एंड फाइनली ट्रेन रुकती है। आइडिया क्लियर है? नोट किया जाए इस पॉइंट को, चलो नोट करते हैं। चलिए ये हमने लिख दिया, यहां पे लिख दिया है रेल के बगल में आयरन पटरी, लोहा का जो पटरी होता है उस पर आपका ध्यान रहे, ठीक है, क्लियर है। आयरन के रेल के अंदर एडी करंट जनरेट होगा जो मोशन को अपोज करेगा एंड फाइनली ट्रेन रुक जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर। चार एप्लीकेशन है, अभी पहला हुआ, दूसरा पे करते हैं, मिटा दे इसको, चलो मिटाते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। जैसे होता क्या है अपने पास, गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, हाँ करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड अगर पास करता है तो उसका नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट करता है। नीडल ऐसे क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो उसके डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए हम लोग वहां पे स्प्रिंग भी लगा के रखते हैं, जो मैंने आपको बता रखा है चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, अपना सबसे लास्ट सेक्शन वो था उसका गैल्वेनोमीटर के बारे में, तो वहां पे हम बताए हैं कैसे वो होता है। बट यहाँ पे उसके डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए, अपोज करने के लिए एडी करंट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, उसका भी हमको समझना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के अंदर होता क्या है, वो जो आयरन का रॉड होता है उसके अंदर, और मैग्नेट तो होता ही है, तो जैसे ही वो डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्ट करने के कारण क्या होता है, आयरन का रॉड से पास करने वाला फ्लक्स चेंज करता है, एंड उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उस आयरन रॉड के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एक एडी करंट, जो उसके मोशन को अपोज करता है और उस नीडल को डिफ्लेक्ट होने से रोकता है और स्टेबल भी बनाता है। ऐसा आप समझ सकते हो, क्योंकि हम बताए थे आपको कि मेरा जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, गैल्वेनोमीटर, वो इस टाइप का नॉर्थ पोल साउथ पोल बीच में एक आयरन का रॉड होता है, उस पर हम लोग वायर्स को इस तरीके से वाइंडिंग कर चुके रहते हैं, एंड इसी पे मेरा आयरन के रॉड पे नीडल रहता है। आयरन रॉड डिफ्लेक्ट करता है तो नीडल भी डिफ्लेक्ट करता है, मतलब नीडल डिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि ये आयरन का रॉड डिफ्लेक्ट किया है, ठीक है ना, वो आयरन का रॉड डिफ्लेक्ट किया है, और चूंकि वो डिफ्लेक्ट किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें करंट जनरेट होगा, एडी करंट, जो उसके मोशन को अगेन अपोज करेगा। क्लियर आइडिया? मेरा गैल्वेनोमीटर के अंदर आयरन रॉड होता है जिससे नीडल अटैच्ड होता है, करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। करंट अगर वो बताएगा तो नीडल डिफ्लेक्ट होगा, जिसके कारण मेरा आयरन का रॉड भी डिफ्लेक्ट होगा, एंड डिफ्लेक्ट होने की वजह से उसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजिंग आएगा, चेंजिंग आने के कारण एडी करंट जनरेट होगा, और उस एडी करंट के कारण वो उसको अपोज करके स्टॉप भी कराएगा। क्लियर आइडिया? आगे हम लोग लिखा जाए इस बात को, चलो नोट करते हैं इसको भी।
तो ये हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को भी नोट डाउन कर लिया है। नोट कर लीजिए आप भी जल्दी से, जो मैंने बताया वही लिखा है। नंबर 3 पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 क्या है? इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस क्या बोलता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली मेटल्स को मेल्ट करके एलॉय बनाते हैं इंडक्शन फर्नेस के अंदर। उसके कारण उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का ये क्या बोलते हैं, मेरा करंट जनरेट होता है उसमें ईडी करंट, जो इतना सफिशियंट होता है कि उस मेटल को मेल्ट कर दे एंड एलॉय बना दे। उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा के हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा के कॉइल से जो पास करने वाला, मेटल के कॉइल से प्लेट से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज कराते हैं, जिसके कारण एडी करंट प्रोड्यूस होता है एंड वो इतना सफिशिएंट होता है कि मेटल को मेल्ट करा दे, एडी करंट हीट जनरेट होने की वजह से, एंड एलॉय बन जाता है उससे। नोट करें इस बात को, चलो नोट करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इस बात को, पूरा पॉइंट मैंने क्लियर कर लिया। नंबर 4 लास्ट एप्लीकेशन पे काम करते हैं, मिटा दें, चलो मिटाते हैं। नंबर 4 इलेक्ट्रिक पावर मीटर। इलेक्ट्रिक पावर मीटर, मीटर जो है जिससे हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानना है। इलेक्ट्रिक पावर मीटर। अब तो अपने लोग के घर पे डिजिटल वाला मीटर आ चुका है इलेक्ट्रिसिटी का गवर्नमेंट की तरफ से, बट बहुत पहले एक ऐसा मीटर था जिसमें ऐसे ऐसे गोल 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 चक्री घूमती थी, मेटल का एक आप ऐसा बोल सकते हैं डिस्क, वो घूमता था एंड उसके घूमने से हम लोग ऐसा बोलते थे कि मेरा बिजली का रीडिंग हो रहा है ना। वो जितना तेज घूमता था बोलते थे बिजली उतना ज्यादा फास्ट कंज्यूम हम लोग कर रहे हैं, यानी बहुत सारे अप्लायंसेस हम लोग हो सकता है यूज कर रहे होंगे, धीमे धीमे चल रहा है, मीन्स बिजली का बिल थोड़ा कम आने वाला है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, वो लाल रंग का एक स्ट्रिप आता था, लाल लाल घूमता रहता था और फिर होता था, उससे मेरा बिजली बिल हम लोग का कैलकुलेट होता था। तो वैसा ही कुछ है, उसमें वो जो घूम रहा है वो क्यों घूम रहा है, ड्यू टू ईडी करंट। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर पे जो सप्लाई आ रहा है वो तो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट आने के कारण वो जो मेटल का प्लेट है, वो जो मेटल का प्लेट है उससे पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि करंट अगर चेंज हुआ तो उसे पास करने वाला उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज करेगा, एंड फील्ड चेंज किया मींस मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज किया, और उस चेंजिंग के कारण मेरा क्या हुआ, वहां पे एडी करंट प्रोड्यूस हुआ और वो मेटल का जो शीट प्लेट है वो रिवॉल्व करता रहता है, एंड हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बिजली बिल वो कैलकुलेट करता है फिर उसके हेल्प से। आइडिया क्लियर है कैसे कैलकुलेट हो रहा है? हम लोग का जो मेटल का प्लेट घूम रहा है वो क्यों घूम रहा है, क्योंकि अपने घर पे जो सप्लाई आ रहा है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड वो भी चेंज होगा, क्योंकि करंट चेंजिंग हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजिंग होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंजिंग होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज, एंड अगर वो भी चेंज हुआ इसका मतलब वो जो उसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा एडी करंट, एंड उसके कारण वो रिवॉल्व करता रहेगा। क्लियर आइडिया? नोट करें, चलो नोट करते हैं। तो ये हम लोगों ने चौथा वाला भी कंप्लीट कर लिया, चारों एप्लीकेशन कंप्लीटेड है, चारों आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंडक्टेंस के ऊपर, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडक्टेंस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी एक कॉइल में अगर हमने कुछ करंट का चेंजिंग किया तो दूसरे कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो सकता है, या उसी खुद के कॉइल में भी एक करंट प्रोड्यूस हो सकता है, एंड उसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्टेंस। दो तरीके का फेनोमेना है, एक के चेंजिंग कारण दूसरे में प्रोड्यूस हो जाए, या एक के चेंजिंग कारण उसी के खुद में प्रोड्यूस हो जाए, तो भी इंडक्टेंस। अब दो अलग अलग फेनोमेनन है, उसके हिसाब से हम लोग म्यूचुअल और सेल्फ का नाम देते हैं, बट पहले इंडक्टेंस हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है, सॉरी डेफिनेशन है जो इंडक्टेंस का आपको ध्यान रखना है कि एज देयर इज अ चेंज इन करंट इन द वन कॉइल ड्यू टू व्हिच a current is produced in the other coil or in same coil is called inductance। या तो उसी कॉइल में प्रोड्यूस हो जाए या किसी दूसरे कॉइल में प्रोड्यूस हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। एंड ये दो तरीके का फेनोमेना है, उसके हिसाब से हम लोगों ने दो फेनोमेना मतलब दोनों को एक अलग अलग नाम दिया, म्यूचुअल
एंड सेल्फ। तो हम लोग पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस करते हैं, फिर सेल्फ इंडक्टेंस करेंगे, एंड बस एक लास्ट उसके बाद बच जाएगा एसी जनरेटर का, उसका चैप्टर कंप्लीट। जल्दी से बात किया जाए, चलो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बात करते हैं। नोट हो गया ये, चलो म्यूचुअल इंडक्टेंस करते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या है कि एक कॉइल में करंट चेंज कराएंगे, दूसरे में खुद से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। कौन सा इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब अपने पास मान लीजिए यहाँ पे हम कोई अजीब टाइप में दो कॉइल बना लेते हैं, ये फर्स्ट कॉइल, ये सेकंड कॉइल। इसमें अगर हमने करंट चेंज किया फर्स्ट में, तो इस सेकंड कॉइल में करंट खुद से जनरेट हो जाएगा। इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर आइडिया। इसमें हमने चेंज किया तो इसमें खुद से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इसमें शक ही नहीं है। भाई कैसे होगा हम समझा देंगे आपको। करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब इस फेनोमेना को हमको क्या बोलना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले नोट करते हैं फिर हम समझते हैं कैसे होगा। तो देखिए ये अपना एक है फेनोमेना कि इसमें अगर हमने करंट प्रोड्यूस किया तो उसमें खुद से आ जाएगा, एंड इसी फेनोमेना को क्या बोला, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये कैसे हुआ, जैसे इसमें करंट अगर हमने चेंज किया, तो अगर इसका आप मैग्नेटिक फील्ड सोचिएगा तो अंदर की तरफ आ रहा है डॉट। अगर ये यहाँ पे डॉट आ रहा है इस कॉइल के अंदर, इसका मतलब हुआ क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पहली बार क्लोज लूप बनाता है, यानी यहां से ये निकल के आया होगा तब इसके अंदर एंटर किया होगा, यहां से भी निकल के आया होगा तब इसके अंदर एंटर किया होगा, और फिर उधर भी पीछे गोल घूम के आ रहा होगा, ऐसे गोल गोल सर्कल इस साइड के लिए बनाता होगा और इस साइड के लिए भी ऐसा ऐसा गोल गोल सर्कल ये बना रहा होगा। ठीक है ना, यानी यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के इसके अंदर एंटर किया होगा। तो अगर इसका करंट हम बढ़ा देते, सपोज बढ़ा देते हैं, मतलब ये ज्यादा एंटर कर रहा होगा, मतलब ज्यादा यहां से निकलना शुरू कर दिया, यानी इससे पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ गया, तो करंट तो आएगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट प्रोड्यूस होगा फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे हुआ। अगर आप इसका करंट को घटाइएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, घटेगा मतलब यहाँ पे कम फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है, मतलब यहाँ से कम फील्ड लाइंस निकल रहा होगा एंटर करने के लिए। कम फील्ड लाइंस निकलने मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ, मींस फ्लक्स भी कम हुआ, एंड अगेन एक करंट जनरेट हो जाएगा। पहले कैसे होता क्लियर है। अब यहाँ पे बताया गया कि जितना ज्यादा आप यहाँ पे फ्लक्स उससे चेंज कराइएगा उतना ज्यादा करंट पैदा होगा, फाई बराबर आई, एंड फाई इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देते हैं, तो हमारे पास फार्मूला आता है फाई इज इक्वल टू एम आई, जिसमें एम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये तो एक लूप के लिए है, लेकिन अगर दो लूप होगा तो क्या फ्लक्स में मेरे को 2 मल्टीप्लाई करना होगा, 3 होगा तो 3 मल्टीप्लाई, यानी हम लोग फॉर एन लूप ऐसा लिख सकते हैं, फॉर एन लूप हम लोग क्या लिखेंगे, एन फाई इज इक्वल टू एम आई, एन फाई इज इक्वल टू एम आई, एन नंबर ऑफ टर्न, फाई फ्लक्स है, एम मेरा म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड आई करंट। क्लियर आइडिया म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। अब इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन है जो हम लोग को करना होगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का, जल्दी से उस पर चलते हैं हम लोग, बता दें इसको। अब हम लोग को डिराइव करना है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दो सोलेनॉइड के लिए, यानी अपने पास क्या है, दो सोलेनॉइड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियली सोलेनॉइड। ठीक है, दो सोलेनॉइड है और उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का हम लोग को फार्मूला डिराइव करना है। दिस डेरिवेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ लो, जितना वेरी आप सोच सकते बराबर आएगा। आप अपने बुक्स में देख सकते हो, सवाल में उठा के, आपका जो भी बुक हो सैंपल पेपर में, ये बार बार आपको मिल सकता है। तो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। अपने पास क्या है, दो सोलेनॉइड है, एक को हम ब्लैक से बना लेंगे, दूसरे को ब्लू से बना लेंगे, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए क्या है। ठीक है, ये एक सोलेनॉइड हो गया, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, और दोनों का एक्सिस सेम है, लेकिन तो इसका ये एक्सिस हो गया, एंड छोटा वाला फिर अब हम बना लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये मेरा हो गया छोटा वाला सोलेनॉइड या सेकेंड सोलेनॉइड। ठीक है, ये इस टाइप से हमने बना लिया है। ठीक है, छोटे वाले का रेडियस हम R1 ले लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न N1 ले लेते हैं, और क्या, और कुछ नहीं। और बड़े वाले का रेडियस
हम R2 ले लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न N2 ले लेते हैं, एंड इस सोलेनॉइड का लेंथ हम ले लेते हैं L। ठीक है, N1 N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न। N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है, एंड N2 भी उसी तरीके से नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ही है, बट वो फर्स्ट सोलेनॉइड का और ये सेकंड सोलेनॉइड का, इस टाइप से याद रखना है। तो आपने हम लोग को पहले क्या करना, कुछ लैंग्वेज लिखना होगा, दैट वी हैव टू कोएक्सियली सोलेनॉइड हैविंग R1 R2 रेडियस, नंबर ऑफ टर्न N1 N2, एंड करंट हम किसी में भी फ्लो करा लें। मान लेते हैं कि हमने बड़े वाले में करंट फ्लो कराया I एंड इसको चेंज कराएंगे तो इसमें खुद में करंट प्रोड्यूस होगा, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना ही हमारा पर्पस है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारा हर चीज है। तो हर कर्म अपना करेंगे। फिजिक्स तेरे लिए, क्योंकि एग्जाम में पास होना है, अपने लिए है ना। तो थोड़ा थोड़ा लिखिए, चलो लिखते हैं। तो ये हम लोगों ने इस टाइप से नोट कर लिया स्टेटमेंट पहले, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम ये है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैलकुलेट करना। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या? बेसिकली हम लोग फ्लक्स को लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला आया था क्या, N phi इज इक्वल टू MI, N phi इज इक्वल टू MI। तो हम टोटल फ्लक्स लिखेंगे, उसके बाद करंट में जो भी मल्टीप्लाई होगा सबका सब क्या कहलाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहलाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसको हम लोग नोट करते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, ठीक है, और फिर हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया कि फ्लक्स लिखते हैं, बड़े वाले कॉइल में हमने करंट पास कराया, उसके कारण छोटे वाले कॉइल का, यानी phi 1 2 हम लोग कैसा कैलकुलेट करते हैं? phi 1 2 इज व्हाट? फ्लक्स थ्रू सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, ऐसा फर्स्ट कॉइल phi 1 2 फ्लक्स ऑफ सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, ऐसा। तो फ्लक्स का मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, बट नंबर ऑफ टर्न भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम ऐसा लिख देते हैं N2, नंबर ऑफ टर्न सेकेंड कॉइल का, ऐसा, ठीक है। सेकेंड कॉइल फ्लक्स थ्रू सेकेंड कॉइल, नहीं सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड, क्योंकि हमने करंट अभी सेकेंड कॉइल में पास करा दिया ना, इसलिए क्या। तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकेंड कॉइल phi 1 2, नंबर ऑफ टर्न N1 है। तो देखिए नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे N1 है, बट ये N1 क्या है? पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे हमने कैपिटल N लिखा है, कैपिटल N इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ टर्न। ऐसे भी टोटल नंबर टर्न मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ टर्न हो 2 तो 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 है तो 3, जितना है नंबर ऑफ टर्न उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने बोला N1 मेरा यूनिट लेंथ का टर्न है, एक लेंथ का टर्न का लेंथ है नंबर, तो दो लेंथ में कितना टर्न होगा? 2N1। तीन लेंथ में कितना होगा? 3N1, क्योंकि एक लेंथ का मेरा पर यूनिट लेंथ मतलब क्या? एक लेंथ का N1, तो दो लेंथ का 2N1, तीन लेंथ का 3N1, तो L लेंथ में कितना? LN1। क्या होगा? LN1। ये हमने नंबर ऑफ टर्न लिखा। क्या लिखा? नंबर ऑफ टर्न लिखा। अब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की बात। तो बड़े वाले में हमने करंट पास कराया, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट NI। म्यू नॉट NI मतलब नंबर ऑफ टर्न N2 एंड करंट हमने पास कराया I, एंड इसका एरिया इज व्हाट? पाई R1 का स्क्वायर। ये नंबर ऑफ टर्न, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया। अब इन सबको हमने जब सही से लिखा तो हमने देखा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, एंड इन सब में मल्टीप्लाई है करंट। देखिए जितना था वही मैंने लिखा, बस थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया। तो इसका मतलब यही मेरा क्या है? दिस इज आवर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि ये N phi के बराबर है, तो N phi बराबर MI होता है। N phi बराबर क्या होता है? MI। इसका मतलब देयरफॉर M म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका? फर्स्ट कॉइल का। सेकंड कॉइल में करंट पास कराने का रहना रहा है म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर इनटू L। जल्दी इतना नोट करिए, जल्दी इतना नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया नोट? चलो हम मिटाते हैं, थोड़ा सा और आगे बात बढ़ाते हैं। अब हमने क्या बोला? मिटा देना, हो गया ना नोट? चलो अब हमने बोला ये कि ज्यादा नहीं मिटाएंगे, हम थोड़ा इसी में काम चला लेंगे, कि इस बार जो हमने करंट पास कराया ना, बड़े वाले में नहीं, छोटे वाले में। किसमें? छोटे वाले में हमने करंट पास कराया। तो अब हम निकालना चाहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड कॉइल का फर्स्ट में अगर करंट पास कराया जाए तो कितना होगा। यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या? phi 21 N2, यानी फ्लक्स थ्रू
सेकेंड कॉइल ड्यू टू करंट ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, करंट इन फर्स्ट कॉइल मतलब, तो ये वाला सब हम चेंज करते हैं। तो हमने आइडिया अभी भी वही है कि हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, करंट में जो भी मल्टीप्लाई है वही मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमने बोला सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न लिखिए, तो N2 इंटू एल, अभी बात हो चुका, नंबर ऑफ टर्न को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न निकल के आएगा, यानी N2 इंटू एल ये नंबर ऑफ टर्न की जगह। मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल में हम करंट पास करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट एन आई, एंड एरिया की बारी, बड़े वाले कॉइल का एरिया आपको मन में आएगा पाई आर टू स्क्वायर लिखने के लिए, बट हम लिखेंगे पाई आर वन स्क्वायर। हम अभी तुरंत आपको बता रहे हैं व्हाई पाई आर वन स्क्वायर इज रिटेन ओवर हियर, बिकॉज अभी एक क्वेश्चन में ही बात हुआ था कि जितना दूर मैग्नेटिक फील्ड हो उतनी दूर का एरिया लेते हैं। अगर इस छोटे वाले सोलेनॉइड में हमने करंट पास करा है, आप तो बना ही लियोगे फोटो ना, थोड़ा सा गंदा कर दें, चलो, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस ब्लू वाले पोर्शन में होगा, इसमें होगा, सिर्फ इस ब्लू वाले ही पोर्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके बाहर तो होगा नहीं, तो हम क्यों बाहर का एरिया लेंगे, इसलिए एरिया में पाई आर वन स्क्वायर। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब अगर हमने इसको भी फिर से सीधा लिखा, म्यू नॉट N1 N2 पाई आर वन स्क्वायर इंटू एल में करंट को गुना किया जाए तो N2 फाई 21 निकल के आए। अब देखिए जब हमने ऐसा किया तो हमने देखा ओह साला ये तो वही है जो भी आया था, यानी फ्लक्स ऑफ सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल में करंट होने के कारण ये उतना ही है जितना अभी आया था फ्लक्स फर्स्ट में हमने निकाला था फर्स्ट का, सेकंड में करंट देखें, यानी दोनों में सेम ही आता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर M21 इज इक्वल टू M12 इज इक्वल टू, अब जब सेम ही है तो M मान ले, क्या 12 21 करना, एंड फॉर्मूला इज म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। क्लियर है आइडिया, ये मेरा होगा। अगर इसके अंदर एयर था तो, लेकिन अगर कोई मीडियम आ जाए तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर देंगे, इफ देयर इज अ मीडियम, इफ देयर इज अ मीडियम प्रेजेंट, अगर वहां पे कोई मीडियम प्रेजेंट है तो उसको हम एब्सेंट तो करा नहीं सकते, तो हम लोग को m का फॉर्मूला याद रखना होगा, एक म्यू आर एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L, म्यू आर म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L, क्योंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी वहां पे हमको ऐड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। सेल्फ इंडक्टेंस, कौन सा इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये क्या होता है, देखिए सेल्फ इंडक्टेंस जो है मतलब उसी कॉइल में चेंज करना है, उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा, तो इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, चलो लिखते हैं इस बात को हम लोग। तो ये हम लोगों ने स्टेटमेंट नोट किया कि अगर किसी भी कॉइल में चेंज करता है क्या करंट, तो उसमें एक अपोजिंग करंट प्रोड्यूस होता है, अपोजिंग नेचर का, मतलब अगर करंट बढ़ा होगा तो करंट इस तरीके से प्रोड्यूस हो जाएगा कि करंट को घटा दे, और अगर घटा होगा तो करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि करंट को मतलब उल्टा, जो भी हम बोले थे, सॉरी भूल गया हम। जैसे मान लीजिए ये कॉइल है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, अगर ये वैल्यू कम हुआ होगा मतलब चेंज हो गया, तो कम हुआ तो इसमें करंट जो प्रोड्यूस होगा वो भी सेम करंट अमाउंट में, सॉरी सेम डायरेक्शन में, और अगर ये बढ़ा होगा तो करंट जो प्रोड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन का। यही है अपोजिंग नेचर का मतलब। ठीक है, अब इसमें जो फॉर्मूला है, मतलब ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जितना ज्यादा हम करंट चेंज करेंगे मतलब उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, और उसके कारण ही करंट को प्रोड्यूस हो रहा है। तो जितना ज्यादा हमने फ्लक्स को चेंज किया उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस हुआ, तो इसको हटाएंगे तो अगेन एक कांस्टेंट, एंड इस बार जो कांस्टेंट आता है वो होता है एल। एल इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल इज क्या, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। एंड अगर एक से ज्यादा टर्न हो, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न हम लोग लिख सकते हैं एन फाई इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, अच्छा एक और काम, अगर इस वाले इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया तो डी फाई बाई डी टी दोनों साइड करना होगा डिफरेंशिएट, तो मिलेगा एल डी आई बाई डी टी, एंड डी फाई बाई डी टी क्या होता है, ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ गया, एल डी आई बाई डी टी। अच्छा डी फाई बाई डी टी इज माइनस ऑफ ईएमएफ, इसलिए माइनस हम यहां लगा देते, वहां नहीं लिखते।
अच्छा ये चीज लगता है म्यूचुअल इंडक्टेंस में छूट गया, तो वहां पे भी आप लिख लीजिएगा, अभी तुरंत कॉपी कर लीजिए। फाइव इज इक्वल टू वहां पे हम लोग लिखे थे एम आई, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे क्या, डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। इसको हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ई एम एफ, तो उधर चला जाएगा माइनस, यानी एम डी आई बाई डी टी भी एक फार्मूला होगा। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा यहीं स्टेटमेंट में, और यहीं पे लिखना होगा। अगर एग्जाम में आपसे म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछेगा तो सिर्फ उतना नहीं, ये भी फार्मूला आपको वहां पे राइट डाउन करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए, वहां पे कर लिया, और ये इसके बारे में हो गया। अब यहां पे भी एक हम लोग को डेरिवेशन करना है, छोटा सा कर लेते हैं जल्दी से, उसको मिटाए, इसको चलो मिटाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ऑफ किसका, सोलेनॉइड का। कि अगर अपने पास एक सोलेनॉइड है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं एक सोलेनॉइड डुइंग 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 बना लिया जाए, करंट इसमें पास करा दिया जाए, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एल दे दिया जाए, लेंथ इसका एल दे दिया जाए, एंड इसका एरिया आप या तो रेडियस के हेल्प से निकाल लो या एरिया डायरेक्ट लिख लो, क्या दिक्कत है। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। अगर करंट चेंज कराएंगे तो एक अपोजिंग नेचर का करंट चेंज आएगा ही, और उसी को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। तो कितना होगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, हमको बेसिकली वो कैलकुलेट करना है। तो पहले थोड़ा सा लैंग्वेज मिर्च मसाला डाला जाए, क्योंकि बिना मिर्च मसाले के बोर्ड्स में नंबर नहीं देगा। तो नोट करते हैं इस पर हम लोग पहले बात। तो देखिए हम लोगों ने ये ऐसा कर लिया कि हमने एरिया पूरा ए ही लिख लिया, तो हम लोग का फोकस किस पे है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालने पे। तो हम लोग करेंगे अगेन वही प्रोसेस, टोटल नंबर ऑफ हम लोग टोटल फ्लक्स लिखेंगे, उसके बाद करंट में जो भी मल्टीप्लाई है वो मेरा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, क्योंकि फॉर्मूला था क्या, एन फाई इज इक्वल टू एल आई। तो हम लोग नंबर ऑफ टर्न और फ्लक्स को लिखेंगे, उसके बाद करंट में जो भी मल्टीप्लाई है वो मेरा क्या बन जाएगा, एल। तो हमने लिखना शुरू कर दिया एन फाई, तो एन इज नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न क्या हो गया, एन इंटू एल। अभी अभी बात हुआ कि एक लेंथ का टर्न एन है, टू लेंथ का 2n, थ्री लेंथ का 3n, तो एल लेंथ का कितना, एल इंटू एन, ये मेरा नंबर ऑफ टर्न हो गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बारी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, एंड एरिया है ए। तो हमने लिख लिया, इसका फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, एंड इन सब में मल्टीप्लाई है मेरा आई, मतलब यही मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। हो गया ना, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टर्म है इसमें भी, हमने बस रीअरेंज करके लिख लिया। तो एल का वैल्यू हम लिख सकते हैं तुरंत, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू एरिया। बट अगर कोई मीडियम प्रेजेंट हो तो म्यू आर को इंक्लूड भी करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख लेते हैं, इफ एनी मीडियम इज प्रेजेंट, एनी मीडियम इज प्रेजेंट, तो एल का फॉर्मूला आएगा म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू एरिया। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसा नहीं सोचना एल एल कट गया और म्यू नॉट एन स्क्वायर बराबर 1, एल से एल काट दो, नहीं वैसा नहीं। ये एल सेल्फ इंडक्टेंस है एंड ये एल लेंथ है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है ना। ऐसा मन में आ सकता है काटने का, तो नहीं काटना है। समझ में आया कैसे हम लोग ने कैलकुलेट किया। अब एक हम लोग को इसमें कुछ एनर्जी भी स्टोर हो जाता है सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, तो कितना एनर्जी स्टोर होता है हम लोग थोड़ा उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। मिटाए इसको, चलो मिटाते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड पे हम लोग काम करना चाहते हैं कि कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ, एनर्जी स्टोर्ड। अच्छा, एनर्जी को हम लोग वर्क डन के हेल्प से निकालेंगे कि वर्क डन जितना होगा उतना ही एनर्जी होगा। एंड वर्क डन को हम लोग कैसे लिखना चाहते हैं, पावर के हेल्प से। पावर का फॉर्मूला कैसे क्या होता है, V इंटू आई, एंड पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, dw बाई dt, dw बाई dt, एंड V इंटू आई, V मतलब क्या, EMF इंटू करंट, EMF इंटू करंट। एंड EMF का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था L di बाई dt, अभी था ना, फाई बराबर जैसे L I है, तो d फाई बाई dt को हम लोगों ने लिखा था क्या, L I। तो इसको आप लिख सकते हैं EMF, और सॉरी इधर भी di बाई dt था, तो माइनस L di बाई dt हो गया था। तो EMF की जगह हम वो लिखेंगे, और माइनस पे अगर हम ध्यान ना दें तो L di बाई dt, एंड एक I पहले से भी है, और इधर है dw बाई dt, दोनों साइड से dt कट गया, तो dw का वैल्यू आ रहा है L I di, इंटीग्रेशन इस साइड तो इंटीग्रेशन इस साइड भी, ठीक है।
तो W का फॉर्मूला जो कि एनर्जी बन जाएगा, W जो कि एनर्जी बन जाएगा आएगा I²/2, यानी फॉर्मूला इज ए हाफ LI²। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला इज हाफ LI²। एंड I का इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर में एक जोड़ना है यानी पावर जोड़ के आएगा 2, एंड जो पावर जोड़ के है उससे डिवाइड किया यानी बाई में भी 2 आएगा, इसलिए आएगा हाफ LI²। कोई कंफ्यूजन एनर्जी स्टोर्ड कैसे हुआ? अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक एसी जनरेटर के ऊपर चलते हैं एंड चैप्टर को टाटा बाय बाय करते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एसी जनरेटर, अपने लास्ट टॉपिक, कौन सा टॉपिक? लास्ट टॉपिक एसी जनरेटर। देखिए एसी जनरेटर क्या है कि अब ऐसा समझ लो कि हम लोग कॉइल को रोटेट कर, शादी में जो आता है जनरेटर ना, वो क्या करता है? एसी जनरेटर प्रोड्यूस करता है। बेसिकली उसी के बारे में हम लोग को समझना है, बहुत ज्यादा कुछ खास बात इसमें नहीं है। ये अपना दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में एक कॉइल होता है इस तरीके से अटैच्ड, ठीक है, और यहाँ से हम लोग कुछ अपना कार्बन ब्रश वगैरह लगा के रिंग्स वगैरह से यहाँ से हम लोग आउटपुट निकाल लेते हैं। मेनली ये एसी करंट कैसे प्रोड्यूस करा हम लोग को थोड़ा उस पर समझना है। ये रोटेट करता है, ये जो कॉइल है ABCD, अगर इसका हम नाम देते हैं तो ये ABCD कॉइल इस नॉर्थ साउथ पोल के बीच में रोटेट करता है। आपने ऐसा स्कूलिंग में भी अपने पढ़ा होगा, एसी मोटर, DC मोटर, जनरेटर वगैरह कुछ इसी तरीके का। तो जब ये रोटेट कर रहा है तो कैसे कर रहा है एसी जनरेट करंट को प्रोड्यूस, तो इससे पास करने वाला बेसिकली फ्लक्स चेंज हो जाता है। जैसे अभी एरिया ऐसे है बाहर की तरफ एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फ्लक्स 0। लेकिन जब ये कॉइल घूम के ऐसे हो चुका हो तो एरिया भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो मेरा कुछ फ्लक्स आएगा पॉजिटिव में। अरे जब ये ऐसे होगा इंक्लाइन तो कुछ एंगल बन रहा होगा, मतलब बेसिकली यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है एरिया का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जिसके कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है। हमने बोला फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड एरिया इन ड्यू कॉस थीटा। यही थीटा चेंज हो रहा है, यही थीटा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है इसके रोटेशन के कारण। हम लोग इस बात को ऐसा भी लिख सकते हैं कि एज द कॉइल ABCD रोटेट ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या हो रहा है? ड्यू टू विच एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर चेंजेस। इसका मतलब फ्लक्स भी चेंज करेगा एंड फॉर्मूला फ्लक्स का हम लिखेंगे BA cos थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? BA cos थीटा। एंड इसको डिफरेंशिएट करते ही, अच्छा एक और बात पहले, एक और फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इंटू टी। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इंटू टी, एंगुलर स्पीड इंटू टाइम। तो हमने लिखा उसके हिसाब से BA cos ओमेगा टी, एज हम लोगों ने यूज किया ओमेगा बराबर थीटा बाई टाइम का रिजल्ट। ये जो फ्लक्स आ रहा है एक लूप के कारण, बट इसमें एक नहीं बहुत सारे लूप होते हैं, तो इसीलिए हमने फॉर n नंबर ऑफ लूप के लिए लिखा, क्या लिखा? फाई बराबर NBA cos ऑफ ओमेगा टी। एंड इसको डिफरेंशिएट करते ही इस इक्वेशन को, फ्लक्स के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? EMF, यानी EMF निकालना है तो हमने बोला d∅dt कर दिया जाए। तो अब देखिए इज NBA इज अ कांस्टेंट, वो बाहर आ गया डिफरेंशिएशन से, एंड कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन ओमेगा टी, एंड एक ओमेगा भी मल्टीप्लाई होगा, यानी EMF का रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। एंड इस EMF को देख के कोई भी बोल देगा, अंधा भी बोल सकता है देख के कि साइन है, मतलब ये जो मेरा EMF जनरेट हो रहा है ये ऑल्टरनेटिंग नेचर का जनरेट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस जनरेटर एज एसी जनरेटर। क्लियर आइडिया? और अलग अलग एंगल पे वो अलग अलग तरह का EMF, कभी 0 कभी कुछ ऐसा होता रहेगा। टाइम 0 पे अभी जो फोटो है उसके हिसाब से फ्लक्स 0 है तो EMF भी 0, क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन थोड़ी ना कुछ आएगा। क्लियर आइडिया? तो यहाँ पे EMF का फॉर्मूला आ रहा है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, जो हमको बताता है दैट द EMF जनरेटेड इन दिस जनरेटर इज ऑल्टरनेटिंग नेचर का है, एंड द जनरेटर इज कॉल्ड एसी जनरेटर। नोट कर लीजिए, इतना काफी है, हो गया नोट? चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर, एंड यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर तो बहुत ज्यादा जरूर करें, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स, आपके और भी रिलेटिव्स इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगले वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर भी करिए, और जुड़े रहिए अपने फेवरेट चैनल के साथ, होम एजुकेटर के साथ। थैंक यू।